हम लोग घर से, वो मान्य नहीं होगा। तो मैम नहीं कौन दे सी तो भी चैप्टर की चलेगा। रिवीजन होगी? कल क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 3 चैप्टर की रिवीजन होगी। तो मैम मैम अगर ऑनलाइन वाला टेस्ट नहीं देंगे तो भी चलेगा। मत दो, आपका चॉइस है। क्वालिफाइंग मार्क्स बेटा, क्वालिफाइंग मार्क्स 500 प्लस। अभी तो चैप्टर्स बहुत कम है बेटा, एंड नीट में कितना कम टाइम बचा हुआ है। अगर अभी भी आप इतने कम चैप्टर में भी 500 स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप लोग नीट क्रैक कर लोगे? आप खुद सोच के चलो ना। फिर टीचर्स आप लोगों के ऊपर क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करें? मैम इस बार OMR शीट Yes, मिलेगी ma'am. करने के लिए? OMR में मिलेगा। ड्रॉपा वाले बच्चे सुन लेना, ड्रॉपा वाले बच्चों को FST है 11th का, पूरा बायो का सिलेबस 11th का, पूरा फिजिक्स का, पूरा केमिस्ट्री का। सिर्फ 11th का ड्रॉपर्स का फुल FST है। 12th वालों का जो सिलेबस दिया हुआ है वही है। देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, सो विल स्टार्ट। आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज के टारगेट में। वी हैव 3 चैप्टर्स, प्लांट किंगडम, सेल लाइफ एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। तीनों चैप्टर्स का हम लोग प्रॉपर रिविजन करेंगे। हियर यू कैन सी द कंप्लीट वेटेज, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्लांट किंगडम से ये यहाँ पे दिस इज 2, ये मिस हो गया आई गेस। देख लो 23 में कितने आए। तो इसका मतलब आज की क्लास के बाद हम लोग लास्ट हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन यूनिट रिवाइज किया था तो हम लोगों ने अपने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए थे नीट में? 24 to 30. 11%, 24 से 30 11%. आगे चलता है 24 मार्क्स आ गए हमारे नीट में। हम इतना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अगर खुद से रिवाइज किया होगा उसको। अब ये नहीं कि मैम ने रिप्रोडक्शन यूनिट फिनिश करा दिया तो उसके बाद कभी रिवाइज ना करो बैठ के। मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था, आप लोगों को जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, सबसे पहले आप लोगों को सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे। शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, आप लोगों ने रिवाइज किया होता तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता। एंड अभी तो ये मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। जो मैंने पढ़ा दिया उसको वीक ऑन वीक रिवाइज करते रहना, ताकि जो पढ़ चुके हो वो आपके माइंड में एग्जैक्टली सेट रहे। ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया और फिर टीचर, बिकॉज हम लोगों को सारा सिलेबस आप लोगों को रिवाइज करना है, ये नहीं कि हम एक ही चैप्टर बार बार आप लोगों को रिवाइज कराते रहेंगे। वो क्लास में पॉसिबल नहीं है, वो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप लोग अपना रिपीटिव रिविजन रखे ही रखे। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर अप करने वाले, मतलब कितने मार्क्स अपने सिक्योर करने वाले हैं? वही अगेन 24 से 30 मार्क्स हम अपने सिक्योर करके चलेंगे। इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज भी 11% है अराउंड। ठीक है, अगेन आज के सेम रूल्स है, पेन एंड पेपर लेके बैठना है। 4 सेक्शन में किसी को कोई टाइप नहीं करना है। डाउट होगा हैंड रेस करना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कोई एनसीईआरटी बुक खोल बोल के नहीं बैठ जाएगा कि वहां से कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों को आज की क्लास में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ बायोमोलिक्यूल चैप्टर के पूरे चैप्टर में से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा करना है वो मैंने यहाँ पे डेटा आप लोगों का डाल दिया है। ठीक है, अब आई वॉन्ट की एक एक स्लाइड एक एक बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा। नेहा मैम के बच्चे ने अभी रिसेंटली पढ़ा है बायोमोलिक्यूल, तो नेहा मैम के स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट मेरे को इस स्लाइड को फटाफट से सारे बच्चों को समझा दे। कौन करेगा? ये सलीशा। बाकी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हर एक का टर्न आएगा। आंचल टेस्ट भी होगा, एंड में टेस्ट होगा। अलीशा स्टार्ट। एक सेकंड मैम। जो मैम पाल्मेटिक एसिड होता है इसमें बताया हुआ है कि उसके पास 16 कार्बन्स होते हैं। अरे मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ आपकी वॉइस आ रही है, बोलो। 16 कार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिल कार्बन होता है, और अराकिडोनिक्स में 20 कार्बन्स होते हैं, उसमें भी कार्बोक्सिल कार्बन होता है। और जो ऑयल्स होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो कम होता है हमेशा। सेकेंड अलीशा, एक सेकेंड। एक टॉपिक आप, एक पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो एक पॉइंट पढ़ने के बाद आप ये भी बताएंगे इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज आप लोगों को सोचना है कि मैंने अगर यहाँ पे पॉइंट डाला है तो कुछ सोच के डाला है। फर्स्ट पॉइंट में तो यही बनेगा कि पाल्मेटिक एसिड्स में कितने कार्बन होते हैं और अराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं। और ऑयल्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट में तो मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो एक बार नीट 2012 में या किसी में आया भी है जिसमें आया था गिंगली ऑयल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, या एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है गिंगली ऑयल कर दिया हुआ है। और एसिड soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition, the macromolecules
From cytoplasm and organelles become acid insoluble. जो जब हम एक्सपेरिमेंट हमारे लोग जो करते हैं उसमें जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं क्लॉथ लगाकर, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं और कुछ नीचे आते हैं। जो ऊपर आते हैं ना वो एसिड इंसॉल्युबल जो वो होते हैं ऊपर, वो एसिड इंसॉल्युबल पूल होते हैं, और जो नीचे आते हैं वो एसिड सॉल्युबल पूल्स होते हैं, क्योंकि वो घुल जाते हैं। और इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो हमें बताना है कि एसिड सॉल्युबल पूल्स को हम और क्या क्या बोलते हैं। रिटेंट जो फिल्ट्रेशन पार्ट बोल सकते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है उससे आ सकता है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक उसमें बड़े बड़े होते हैं। और इसमें एक आता है लिपिड का एक्सेप्शन, जो कि हमारा 800 डेल्टन से कम साइज का होता है। वो एसिड सॉल्युबल पूल में आना चाहिए, बट वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है क्योंकि वो एक क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। मेनली क्वेश्चन इससे यही आ सकता है, लिपिड वाले से, एक्सेप्शन से। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो आपका एसिड सॉल्युबल पूल होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो सेल का साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपके ऑर्गेनेलीज आते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे एक एसिड यूज करते हैं। कौन सा एसिड यूज करता है वहाँ पे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिड है। तो जो एसिड के अंदर डिजोल्व हो गया वो तो नीचे रह जाएगा, जैसे चाय से छलनी चाय छानते हैं हम लोग, तो टी लीव्स ऊपर रह जाती है, नीचे चाय निकल के आ जाते हैं। तो नीचे का कौन सा पार्ट है जो सॉल्युबल हो गया, और ऊपर क्या रह जाता है जो सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज साइज का होता है, वो पोर्स के थ्रू पास ऑन नहीं हो पाता। मैम जो हमारा लिक्विड पार्ट बचता है नीचे में वो फिल्ट्रेट होता है, वो हाँ। फिल्ट्रेट जो होता है, और सॉलिड जो पार्ट है वो रेटिनेटेड वो रेटिनेटेड होता है। उसके बाद मैम नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, ना कि होमोपॉलीमर। इसमें ज्यादातर मतलब बच्चों की ध्यान नहीं जाता, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, तो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि असर्शन रीजन में आ सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ अमाइनो एसिड का बना होता है, जिससे वो सिर्फ होमोपॉलीमर होगा, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग अमाइनो एसिड का भी प्रोटीन हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसे हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। वेरी आगे गुड। मैम मैं बताऊं आगे? इससे क्वेश्चन भी यही हो सकता है। अब आगे है कोलैगिन, जो कि मोस्ट। अच्छा, यस या मैम। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट साक्षी कर देती है। किसी का मैम भी डाउट इसमें आ सकता है, सभी रेडी एवरीवन। ये साक्षी। मैम इसमें बोला हुआ है कोलेजन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रूबिस्को जो है वो प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। तो इससे मैम स्टेटमेंट क्वेश्चन लाइक 4-5 बार रिपीटेटिव आ गया है हर ईयर में नीट में, तो इससे स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन बन सकता है। और सेल्यूलोज का मैम हेट्रोपॉलीमर होमोपॉलीमर में मैचिंग में आया था सेल्यूलोज और प्रोटीन का, तो इससे भी सेम क्वेश्चन बन सकता है। और इन्यूलिन का मैम लाइक फिर इन द ब्लैंक्स टाइप में आया था, डैश दे दिया था, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, फिर मैम फ्रक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज वगैरह का मैम ऐसे ऑप्शन में दे दिया था। और पॉलीसेकेराइड चेन में मैम जो उसका राइट एंड सेल होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और बच्चों को लगता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। लाइक जब एनसीईआरटी रीड करते हैं तो इतना डीप नहीं कर पाते, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड पे क्वेश्चन आता है। वेरी गुड। तो इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं ना, हर एक पॉइंट से रिपीटिव क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से। वेरी गुड अलीशन, वेरी गुड साक्षी। नेक्स्ट वन, रेज योर हैंड, कौन एक्सप्लेन करेगा स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स? भावना, ट्राई करोगे? विशाल, मैं फर्स्ट पॉइंट वाला बताऊं? बताओ संदेश। मैम फर्स्ट पॉइंट वाले में ना जैसे ये आया था क्वेश्चन की, जो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नॉइस से चलेगा थोड़ा, अब बोलते रहो। मैम जैसे क्वेश्चन आया था कि सेल्यूलोज क्यों मतलब होल्ड नहीं कर पाता, तो उसका आंसर था कि रीजन था कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेलिक्स नहीं होता, इस वजह से वो होल्ड नहीं कर पाता। ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि स्टार्च ही आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, कैसा कलर दिखाता है वो? ब्लू ब्लू कलर। कलर दिखाता है। बट सेलुलोज के साथ अगर आप यूज करोगे क्या ब्लू कलर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। हेलिक्स नहीं होता जिसके अंदर वो आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड कर पाए अपने अंदर, बट जो स्टार्च होता है उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में आयोडीन मॉलिक्यूल इजीली होल्ड हो जाता है। This is मैम वो 2023 एक्चुअली का ना क्वेश्चन आया था इम्पोर्टेंट ना। कॉल आ गया था, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। आप क्या बोल रहे थे? मतलब मैंने ना नाम सुना अपना, बट हाँ, आई पूरा वाज नहीं सेइंग सुना। कि कॉल आ गई थी। करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 2, जो एक अमाइनो एसिड होता है ना, मतलब एक प्रोटीन चेन क्या होता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो बहुत की सारे बॉन्ड के थ्रू लिंकअप होता है। यस मैम। विच बॉन्ड? मैम फॉस्फेट पेप्टाइड बॉन्ड होता है पेप्टाइड प्रोटीन बॉन्ड। में। CONH बॉन्ड। यस मैम। एक चेन है, तो उस चेन का जो सबसे पहला अमाइनो एसिड होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट अमाइनो एसिड N-terminal। N-terminal। सी टर्मिनल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस मैम, वो हमारा अपोजिट जो कर देते हैं। थर्ड वाला मैं करूँ? हाँ बताओ संदर्श, थर्ड पॉइंट। मैम जो मैम टर्शरी मैं ये होते कह हैं रही थी, वो, हाँ हाँ बोलो बोलो, थर्ड वन जिसको एक्सप्लेन हाँ करना। जो टर्शरी वाला होता है वो इसलिए ज्यादा नेसेसरी होता है क्योंकि जो टर्शरी वाले के अंदर हुक्स होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स की तरह वो एक्ट करता है, तो जो कि सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एज एज अ एंजाइम। एग्जैक्टली तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन की आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, टर्शियरी पढ़ा है एंड देन क्वार्टरनरी पढ़ा है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, एक लॉन्ग चेन होती है। सेकेंडरी में दो स्ट्रक्चर आती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड प्लेट्स के फॉर्म में होता है ना, बीटा प्लेटेड। तो उसकी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा शो करता है। मतलब किस फॉर्म में? तो मतलब जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स, ऑल आर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एग्री? तो वो कौन सी स्ट्रक्चर में होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी? एंजाइम्स कौन से टर्शरी में होते हैं। में मिलेंगे? वेरी, इसके ऊपर भी PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वन, कि जो हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक प्रोटीन दिखता कैसा है? जैसे एक वुलन बॉल होती है ना, ऊन का गोला होता है, उसके जैसे वो, बस अंदर से वो होलो होता है, ऐसा दिखता है। लास्ट सेकंड पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? शैली, हीमा, आप लास्ट। हॉस्पिटल में। उसने बोला आई आल्सो वांट। मैम वो हॉस्पिटल में है। ओके, ऑल गुड शैली। आप हॉस्पिटल में, कल भी हॉस्पिटल में ही थे। हीमा आप करो लास्ट सेकंड। जो एडल्ट ह्यूमन का हेमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 सब यूनिट उसमें अल्फा टाइप की होती है एंड 2 सब यूनिट उसमें बीटा टाइप की होती है। इसलिए इनमें से जो दो है वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। ये चारों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन हेमोग्लोबिन को। एग्जैक्टली हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देख लिया कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन, तो कौन सी स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। और हमारा हीमोग्लोबिन 4 ही सब यूनिट से मिलकर बना होता है। उसके पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती है। सिंपल। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, विच इज योर हीमोग्लोबिन। द लास्ट वन, मनीषा। मैम इसमें जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसमें करते हैं और इसलिए हाई टेम्परेचर होती है। और हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर होती है 40 डिग्री सेल्सियस। सी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि भाई जो हम एंजाइम्स का काम क्या होता है? टू एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में बायो वाले एंजाइम और केमिस्ट्री वाले एंजाइम क्या कुछ डिफरेंस है? नो तो मैम रेट ऑफ जो रिएक्शन इनऑर्गेनिक होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, बट जो हमारे अंदर के बायोलॉजिकल होते हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। उनको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो डिनेचर हो जाएंगे, बट जो सिंथेसिस होते हैं वो काम कर सकते हैं। और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर उसको बोलते हैं नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यस मैम, ठीक है, तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से भी। अब आ जाते हैं आप लोगों के टेस्टिंग पॉइंट पे। जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर कीज ओपन, एक अपना रफ नोटबुक निकाल लो हर एक स्लाइड के लिए। आई गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है? अगर मुझे लगेगा स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं टाइम खुद बढ़ा दूंगी, बट मैं जैसे ही बोलूंगी स्टॉप तो आप लोगों को रुकना होगा। एग्री? जितना होगा आपसे उतना ही करना, एक्स्ट्रा मत करना, मतलब गलतियां मत करना, ठीक है? So your time starts now.
अगेन यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। आज मैंने आप लोगों के लिए एक चीज इजी किया, ऊपर टॉपिक्स मेंशन कर दिया, तो आप लोगों के यहाँ से बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे कि किस टॉपिक से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो वरी शैली, यू कैन गिव योर आंसर्स इन पीसी। Be honest with yourself. डन मैम। Time over. इसके लिए आई एम गिविंग यू 1 minute. Time over. इस स्लाइड को विल हैंडल नेक्स्ट वन. नेक्स्ट 2 minutes.
Time over. 1.5 minutes. मैम 20 सेकंड पीछे वाली स्लाइड पे दे दो, इसमें 4 ही क्वेश्चन है। किसके? मैम इसमें 4 ही क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा इसका 20 सेकंड पीछे वाली स्लाइड के लिए दिखा दो, मेरे थोड़े छूट गए हैं उसके। अच्छा देख लो, माइंड में देख लिया करो स्टेटमेंट, फिर लिखते रहा करो। Two minutes. मैम इसमें लास्ट के तीनों में तो आंसर दिए हुए हैं। इनकरेक्ट वर्ड आपको पिक करना। एक वर्ड है जो मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, फाइंड करो क्या है। स्टेटमेंट यू हैव टू फाइनलाइज कि कौन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, और अगर इसमें स्टेटमेंट में कुछ गलती है तो क्या गलती है। आज ममता नहीं आई क्लास में? यस मैम, उसकी तबीयत खराब है। बहुत दिन तो ओके वैशाली, रिकॉर्डिंग ना देखने से बेटर है जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना, वहां से सॉल्व कर लेना। अनलेस आपका चॉइस है रिकॉर्डिंग देखना चाहो, रिकॉर्डिंग देख लेना। टाइम ओवर। अगेन जिसमें आपको लग रहा है कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इट मींस दैट कैन बी अ फाइंड द स्टेटमेंट इज वेदर करेक्ट और नॉट।
टाइम अप। राइट। यस लवी, बताओ। बहुत इजी लगा होगा। Yes. हाँ मैम, इजी था। मुझे अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आई वांट टू लीव द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आते हैं इन ग्राफ से। पूजा, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो? नहीं मैम, मैम उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो रहा था, इसीलिए कर रही हूँ मैम 2-3 मंथ्स के लिए। बेटा मत करो, पैसों का वेस्टेज है। कंप्लीटली सीरियसली बता रहे हो, बिल्कुल मत करो। अभी आपको फील नहीं होगा बट बाद में बहुत पछताओगे।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट रिवाइज कराया था, अब नेहा मैम के यस मैम। तो अभी डोंट वरी, आपका रिप्रोडक्शन यूनिट पूरा रिवाइज हो चुका है। अभी इसको फिनिश होने के बाद विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स, पूरा जेनेटिक्स रिवाइज कर। मैम मैंने बायो का ज्वाइन नहीं किया, वैसे बायो का हो जाता है मुझे अवंती से, फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सिलेबस अभी ऑन ट्रैक चल रहा है। मत करो बेटा, सही में बता रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैम इसमें क्या बताना है? इसमें क्या बताना है? इसमें कुछ नहीं बताना, इसमें इन डायग्राम्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, 9 मेंबर या 6 मेंबर? मैम 9 member. 9 member, and this one is 6 मेंबर। 6 ये हमारे पास क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किसका डिफरेंस होता है? एक फॉस्फेट फोस्फेट का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीज। यस मैम। These are the some classes of enzymes। कौन समझाएगा इन 5 क्लासेस को? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ पूजा, नो वरीज, आप आफ्टर क्लास बात कर सकते हो। Who will explain? आंचल, आप ट्राई करोगे? नो। तस्लीम, विशाल, डेटा आप लोगों के सामने सब बताना, बेसिक है। देखो शैली सोच रही है कि अगर मैं वो बोल पाती तो मैं कर लेती। तुषार, बेटा तुषार, ऑफलाइन टेस्ट में तो लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया था आपने, थोड़ा क्लास में भी बोल लिया करो। यस, कृष्णा करेगी। कृष्णा आप करो। मैम मैं आइसोमेरिस बता सकता हूँ। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आप आइसोमेरिज्म में बता दो, लास्ट सेकंड एक्सप्लेन कर रहे हम जैसे टॉप आइसोमेरिस होता है, जब वहाँ पे सुपर ऑयल बन जाता है तो उसको फॉस्फोडाइस्टर वो बॉन्ड को कट करके दोबारा सील करता है। दीज, देखो मैं थोड़ा बता देती हूँ, ये बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स की क्लासेस हैं, कि एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। वी हैव फर्स्ट क्लास, जिसमें वो एंजाइम जो सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने का काम करेंगे, उन एंजाइम्स का हमने नाम दे दिया क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज वो क्लास है जिसके अंदर सारे वो एंजाइम्स आएंगे जो किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, हमारे साथ एस के साथ जी ग्रुप है, जी इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को कहां से कहां ट्रांसफर, और ये अभी एस से किसके पास ट्रांसफर हुआ, एस ट्रांसफर हो गया, हुआ नहीं हुआ ग्रुप का ट्रांसफर। तो इस को कराने के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे यहाँ पे, उस एंजाइम को हम ट्रांसफरेज बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलाइसिस कराएगा। अगर मेरे को कहीं पे एस्टर का बॉन्ड ब्रेक कराना है, एथर है, पेप्टाइड है, सी बॉन्ड ब्रेक कराना है, सी हेलाइड बॉन्ड, पीएन बॉन्ड, तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए हम कौन से एंजाइम यूज करेंगे, हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट वी हैव लाइएज एंजाइम। लाइएज एंजाइम भी बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करते हैं, लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जिनका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं उनके बीच में डबल बोल देते हैं, लीविंग डबल बॉन्ड। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्वेश्चन आता है कि वो एंजाइम कौन सा है जो ग्रुप को रिमूव करने के बाद सबस्ट्रेट के बीच में डबल बॉन्ड छोड़ के जाता है, लाइएज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आइसोमेरेज। क्या करता है, आइसोमर्स की फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज है, फ्रक्टोज इज अ सुक्रोज। तो अगर मेरे पास क्या है, C6H12O6 है, इसकी मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या नहीं है, लेकिन मैं इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आइसोमर्स आर दोज व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनको हम आइसोमर बोलते हैं।
ठीक है, या फिर हम केमिस्ट्री में ऐसे भी बोलते हैं ना कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यस मैम। लाइगेज क्या होता है? लाइगेशन का काम करता है, लाइगेट कराना, ज्वाइन कराना। तो लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम है सारे जो कहीं पे बॉन्ड मेकिंग का काम करेंगे, दो कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो जितना मैंने आपको देखो बायोमोलिक्यूल स्टार्टिंग की 2 स्लाइड में जितना डेटा था और ये वाला डेटा, सिर्फ इतना डेटा कर लेना और आगे कुछ टेबल्स दिखाऊंगी। उसके अलावा पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में पीएचडी नहीं करनी है। हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नीट क्रैक करना है। मुश्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे और यहीं से आएंगे क्वेश्चन। क्यों हम पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट करें? हमसे कोई वाइवा थोड़े ना लेने वाला, कोई हमसे इंटरव्यू थोड़े ना लेने वाला है। नेक्स्ट, ये भी आपका बायोमोलिक्यूल्स है। इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना। पाल्मिटिक एसिड में किसने बताया था? अलीशा ने। कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते थे मैम इसमें। कितना है? उन्होंने 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप बताया था या फिर इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मिलाकर होता है इंक्लूडिंग बताया था। सबसे अच्छा तरीका P फॉर पाल्मिटिक एसिड और P फॉर 15, हिंदी में 15 को 15। यस मैम। 15 उसके अंदर कार्बन होते हैं एक्सक्लूडिंग COOH ग्रुप। PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। COH मतलब कार्बोक्सिल कार्बन को एक्सक्लूड करके हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड? 15 और इंक्लूडिंग 16 हो जाएंगे। इंक्लूडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल में से हम एक एक H हटाते चले जाएंगे और यहाँ पे एक एक ग्रुप लगाते चले जाएंगे। इससे क्या बन जाएगा हमारा? ट्राइग्लिसराइड जो होता है जिसमें R1 R2 R3 आ जाएगा। H हटाया तो मोनोग्लिसराइड, 2 ग्रुप लगा दिए डाइग्लिसराइड, 3 हटा दिए तो ट्राइग्लिसराइड। रिएक्शन कौन सी होती है इनके बीच में? एस्टरिफिकेशन। हाँ एस्टेरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मैम। तो फॉस्फोलिपिड का इन्होंने स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? लेसिथीन। कभी कभी ये पूछ लेते हैं इसके टर्मिनल एंड पे, क्योंकि आप सिंपल देखो इस स्ट्रक्चर को, CH2 यहाँ पे OH होगा, CH2 यहाँ पे एक OH होगा, CH2 यहाँ पे एक OH होगा। मतलब ये H2 नहीं होगा बिकॉज ऊपर ऊपर 2 बॉन्ड हो गए। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होता है ना। तो इन्होंने क्या किया? इस H को हटा के एक ग्रुप लगाया हुआ है, इस H को हटा के एक ग्रुप लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक फोस्फेट वाला, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? फोस्फो टर्म यूज किया है। और इसकी टर्मिनल पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। 3 वो भी ग्रुप है ना? यस मैम। नेक्स्ट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जितनी टेबल दिखाऊंगी ना पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर सारी इंपॉर्टेंट है। एक एक टेबल रट लेना बहुत अच्छे से। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो। इसमें मैं लिख देती हूँ ABCD करके, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर्स देखना। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से भी। मैम आप टेबल के जैसे मैचिंग दे देते हैं मैम, ये ना डायरेक्ट रूप से याद नहीं हो पा रहा है, मैचिंग में ऑप्शंस देख के कर लेते हैं। याद भी आ रहा है ना कि पिगमेंट्स का मतलब क्या था? कैरोटीन वगैरह वगैरह था, है ना? से अगर आपको याद भी आ रहा है तो वही लिख दो, क्योंकि इट मींस आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है चीजें। रबर, गम, सेलुलोज, ये सब क्या होता है? अलीशा एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम यस निगम। मैम C वाले में मेरे को पूरी स्पेलिंग नहीं पता, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसका। हाँ पता होना चाहिए आपको। यस मैम, कौन ही कर दिया। कॉन्कोवेलिन। कॉन्कोवेलिन AN। मैम मतलब पूरा नहीं पता, पर स्टार्टिंग का पता है, तो वही लिख देना फिर। वही लिख दो, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आता है इसका मैच द फॉलोइंग में ही आता है। तो अगर आपको ऐसे याद आ रहा है तो मैच द फॉलोइंग बहुत आसानी से कर लोगे। हो गया? यस मैम। आज आप लोगों को बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड नोट्स मिल रहे हैं पूरे बायोमोलिक्यूल्स के। हाँ मैम जरूरत भी था।
इसके बाद कभी एनसीईआरटी बुक नहीं खोलोगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लिए, नहीं नोट से रिवाइज करोगे। पूरी एनसीईआरटी का मैंने एकदम होता ना निचोड़ वो बनाया है आप लोगों के लिए। मैं 11th में पूरी टेबल रट गई थी। ये सीमा मैम ये जो सारा कंटेंट है आपने खुद से बनाया है? एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक सामने रख के तब बनाया है, एक एक क्वेश्चन, एक लाइन पढ़ पढ़ के। हम आपको तो पूरा याद हो गया वो फिर तो एनसीईआरटी। बट इट टुक्स लाइक एक क्लास के लिए ये सारा वर्क करने में एटलीस्ट 3 आवर्स जाते जाते। देखो लोगों को 1 घंटा पढ़ाने के लिए मुझे 3 आवर्स पहले स्लाइड्स बनाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का प्रॉपर रिवीजन हो जाए। एंड अगर इसके बाद भी बायो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था, भाई रिवीजन मैं इस बार बहुत अच्छे से कराऊंगी, बट आई वांट 100% रिजल्ट्स। अगर नहीं आता है ना रिजल्ट्स आप लोगों का, तो मंडे से मैं ऐसे रिवीजन कराना छोड़ दूंगी। ये आंचल, आंचल आपका भी ऑनलाइन टेस्ट होगा इस बार, जितने मैंने चैप्टर्स कराए। बायो के ओनली? बायो का। ओके मैम। चलो नेक्स्ट। अब ये वाली टेबल भी ऑल नो, बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम मैं करूँ? मैम मैं करूँ। मैम मैं करूँ। मैम मैं। और कोई इनके अलावा? मैम शीतल, शबनम, श्वेता, जेबा, आई अंडरस्टैंड। चलिए डोंट वरी, अब जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ फिर करना। कोमल, खुशी, ईशानी, हिमानी, आदित्य, अभय, इमरोज, खुशी, ख्याति, भाई कोई तो बोलो। जी मैम। एक्सप्लेन करना चाहोगे? मैम आपको रेज हैंड में मेरा हैंड नहीं दिखा क्या? हाँ अच्छा ठीक है, चलो चलो पूजा करो, पूजा कर देगी एक्सप्लेन। मैम इसमें जो एल्गी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होती है उसका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, और उसका पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है उसमें, और स्टार्च की फॉर्म में उसमें मतलब फूड बनता है। और सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, और जो उसके फ्लैजिला के नंबर होते हैं वो 2 से 8 मतलब 2 to 8 होते हैं। मैं कर दूं? मैम मैं ज्यादा गलत तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं सही बोल रहे हो, सही। और मैम जो उनका जो जहाँ वो पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर और ब्रैकलिश वाटर, सॉल्ट वाटर, इनों में पाए जाते हैं ज्यादातर, उनका हैबिटेट होता है। और फियोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। मैम ये फियोकोक्सैंथिन ये नहीं पता मुझे। 1 मिनट मुझे बस 1 मिनट। देखो ग्रीन एल्गी है ना बच्चों, ग्रीन एल्गी सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों एल्गीज का नाम, इनकी क्लासेस की किस क्लास के अंडर आती है, नेक्स्ट इनके अंदर किस टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट इज व्हाट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर नेक्स्ट ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर रखती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, ये अगर मोटाइल है, मोटाइल समझते हैं जो मूव कर सकती है, तो इनके पास फ्लैजिला कितने नंबर में होते हैं, कैसे होते हैं, सारे फ्लैजिला इक्वल इन लेंथ होते हैं, अनइक्वल होता है, और उनकी पोजीशन कैसी होती है, नेक्स्ट उनका हैबिटेट क्या होता है। क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा आप लोगों को यहाँ से 101%। ठीक है, नेक्स्ट ब्राउन एल्गी हीमा एक्सप्लेन कर रही है। फाइओफाइसियाई का कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गे, और इसके जो मेजर पिगमेंट होता है वो होते हैं क्लोरोफिल ए और सी। स्टोर्ड फूड करता है मैनीमोटल या लैमिनेरिन के फॉर्म में। सेल वॉल इसकी सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है। फ्लैगला की बात करें तो इसके 2 अनइक्वल लेटरल होते हैं, लेटरल मतलब साइड बाय साइड इसके 2 अनइक्वल लेटरल निकले होते हैं, एक छोटी एक बड़ी होती है। एंड हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट रेड एल्गी आंचल एक्सप्लेन करेंगे। रेड एल्गी
रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। और जो इसके मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए, डी एंड पाइकोएरिथ्रिन होता है। और मैम जो ये फियोफाइसी था इसमें वो कैरोटीनॉइड्स भी होंगे ना मेजर पिगमेंट्स में? उसमें मेजर पिगमेंट में कैरोटीनॉइड भी आ जाता है। ओके। और जो रोडोफाइसी का जो ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और सेल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पॉलीफॉस्फेट एस्टर्स भी होते हैं इसमें। इसमें फ्लैजिला और जो इनका नंबर होता है वो एब्सेंट होता है। या अब आप जब वो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें देखा होगा मैंने एक जगह क्वेश्चन बना के डाला हुआ था कि किस एल्गी के अंदर मोटाइल होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स भी और सेक्सुअल गैमीट्स भी, नॉन मोटाइल। आंसर रेड एल्गी लगाया, नहीं लगाया वहां पे? यस मैम। एल्गी है जो कभी यस मैम। सकती। और पिगमेंट याद रखने का सिंपल तरीका ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ऐसे याद रखना है, ठीक है? याद हो जाएगा। बाकी स्टोर्ड फॉर्म हम लोगों को ग्रीन एल्गी का हमेशा याद ही रहता है। स्टार्च होता है, ब्राउन का याद रख लेना बीएमएल के नाम से। जैसे बीएमआई होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, ऐसे बीएमआई से याद रखना। ब्राउन मैनिटोल लेमिनेरिया, आरएफएस से याद रख लेना, आरएफएस रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च। डन? यस मैम। अब इससे पहले आप लोगों ने एक ब्लैंक स्लाइड हम लोगों ने छोड़ के आए थे, उस ब्लैंक स्लाइड पे आ जाता है। उसमें क्या था कि ग्रीन एल्गी, जितनी भी हमारी तीनों टाइप की एल्गीज है, उन एल्गीज के हम लोगों को एग्जांपल्स लर्न करने हैं, ठीक है? तो हमारे पास 3 एल्गी है, तीनों के ट्रिक्स हम लोग याद करेंगे। ग्रीन एल्गी का ट्रिक, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, एंड देन रेड एल्गी, रेड एल्गी। अब हमें इन एल्गीज के बारे में एग्जैक्टली याद हो गया है। हमने देखा था ना, जो हमारी ग्रीन एल्गी है उसके अंदर एक सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर होती है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड्स में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यस ऑप्शन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और ब्राउन एल्गी का स्पेशल कैरेक्टर, उसमें एल्गिन की गिलेटिनस कोटिंग होती है। एल्गिन की कोटिंग होती है और उसकी बॉडी 3 पार्ट्स पे डिवाइड होती है, होल्ड फास्ट टाइप, होल्ड फास्ट टाइप और फ्रॉन्ड आता है इसके ऊपर भी। तो चलो, कौन बताएगा मेरे को ट्रिक्स ग्रीन एल्गी की क्या है? मैं बताऊं? बताओ। मैम, यूएसए इज द क्लीन कॉलोनीज। यू का मतलब मैम यूरेथ्रिक्स, एस का स्पायर वगैरह। और वी का वॉल्वक्स, सी से क्लेमेडोमोनास, क्लीन से सी से क्लेमेडोमोनास चारा भी हो सकता है, हाँ, कोरेला और कॉलोनीज। और ब्राउन एल्गी का मैम सेल्फ। और कोई बताएगा? मैम दो आते हैं एल्गी में, तो मैम ये S4 गैस, S4 सेरगैसम, सरगैसम, E4 इक्विस्टम, सेक्टम। No one is saying right. इक्विस्टम होगा मैम शायद। नहीं, किसी एक्टोकार्पस। मैम यूग्लिना, यूग्लिना नहीं यूक्टोरिटा, यूग्लिना हाँ मैम, यूक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, रेड एल्गी, मैम पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। पोगो मीन्स पोरीफेरा, पोरीफेरा, हुइसिंग पोरीफेरा, पॉलीसिफोनिया। मैम मतलब पोरफायरा। मैम वो पोरीफेरा निकल गया गलती से, पोरफेरा। ग्रेसिलेरिया एंड देन जेलिडियम।
लिडियम। अब सबको याद रहेंगे एग्जांपल्स ये। यूएसएस वेरी क्लीन गवर्नमेंट, सेल्फ सफाई खुद करनी पड़ती है, एंड फिर सफाई करने के बाद आराम से जाके पोगो पर गली गली सिमसिम दे। यस मैम। ठीक है, चलो नाउ वी आर डन विद दिस। टेबल्स हमारा हो गया है। नाउ इट्स योर डाउट्स टाइम। मैम फिलिप्स के आंसर नहीं करवाओगे आज? आंसर्स आई फील कि आप लोग अगर खुद से पिक करो तो बहुत बेटर रहेगा। ओके मैम। यस मैम। लेकिन अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई है, आई कैन हेल्प यू विद दिस। जैसे कि 20 क्वेश्चन है। इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री आएगा इसमें। डिफरेंट आएगा। जैसे मैम यहाँ पर साइकस की जगह लिख सकते थे। अलग होता है दोनों में डिफरेंट ट्रीज पे होता है। ओके मैम। 17 क्या मिस्टेक है 17 में? अच्छा मिस्टेक नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स है। इनको क्या कॉल्ड? कॉलॉइड। कॉलॉइड रूट्स। पैरालाइड बोलते हैं ना शायद। और कहाँ था ऐसा क्वेश्चन? या 15 फीमेल फीमेल आएगा। वेरी गुड। 14 का हेट्रो आएगा। कोरस आएगा मैम इसका, सारे जिम्नोफिल है। 13 यहाँ पे प्रोटेनेमा की जगह पे प्रोथैलस आएगा। वेरी गुड। यस मैम। तो इट मीन्स अब आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम लोगों को कैसे। अच्छा ऑनेस्टली मेरे को बताओगे कि कितने बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आए थे कि हाँ मैम टेस्ट कराएंगी तो हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करके चलना है। मैंने अभी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा था बस। और अब बायोमोलिक्यूल्स इसीलिए मुझे पता था आप लोग कम करके आओगे, इसीलिए उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले थे, है ना। जो चैप्टर नहीं मैम बट बायोमोलिक्यूल्स के चाहिए थे एनसीईआरटी से फिलिप्स, क्योंकि ना बायोमोलिक्यूल थोड़ी एनसीईआरटी में अलग सी है, हमने नोट से पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा होकर आई थी कि आप उसके भी लाओगे। बायोमोलिक्यूल्स की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, नोट्स पढ़े थे। से फिलअप बनेंगे, जितना पॉइंट्स बनेगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों का। मैम अब तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके नोट्स भी हैं और आप मुझे बताते हैं। एनसीईआरटी का एक होता है ना निचोड़ निकाल लो अपने पास, जो मैंने आप लोगों को 20 पॉइंट्स में निकाल के दिया है। यस मैम। उसके अलावा नोट्स, और नोट्स भी नहीं पढ़ना है। नोट्स में क्या पढ़ोगे आप लोग ये खुद मुझे बताओ। स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी, डीएनए क्या होता है सब पता चल जाता है। 11th वाले बच्चों को तो पढ़ाना भी पड़ता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन, पिरिमिडिन। आप लोगों को तो सब पढ़ा हुआ है डीएनए, इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग डीएनए को। क्लासेस सारी करा दिया, टेबल्स करा दिया, एक छोटा सा ग्राफ आता है वो करा दिया। इसके अलावा कुछ मत करो बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल का जो फियर है दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, कुछ नहीं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस है कुछ, जो मैंने आप लोगों के सेल चैप्टर से डाले हुए हैं कुछ, एंड हाँ सारे सेल वाले चैप्टर से डाले हुए हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट, आप लोगों का कल नहीं है। हाँ बेटा। मैम पाइनस बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। पाइनस वाला बाइसेक्सुअल, पाइनस एंड साइकस। साइकस में हमारे क्या होता है डिफरेंट ट्रीज के ऊपर था, अलग अलग के होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल हो गया। एंड देन वी हैव पाइनस। हाँ पाइनस इज अ बाइसेक्सुअल, तो उसपे सेम ट्री पे आएगा। तो अब मैम वहां वहाँ पे पे जगह पाइनस हाँ पाइनस भी करोगे तब भी आपका सही होगा। ओके मैम अमोर्फस बता दो। बेटा अमॉर्फस एक सब्सटेंस होता है, अमॉर्फस में होता है ना बिल्कुल पाउडरी फॉर्म होती है ना, जो लाइक जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस होता है, तो अमॉर्फस हमारा पाउडरी फॉर्म में आ जाता है और क्रिस्टलाइन जो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो जैसे नमक होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। मैम ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में क्यों दे रखा है ये? अमॉर्फस सब्सटेंस लिखा हुआ होगा वहां पे। अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर। पेरिसेंट्रियोलर, सेंट्रियोलर का
मैम वैसे अमोर्फस इरेगुलर शेप को बोलते हैं। इरेगुलर शेप को भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्सटेंस की टर्म्स में बात करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा ना वहाँ पे। वो मैंने आपको बोला था, आप मुझे स्टेटमेंट भेजना पूरा। मैं वो भी भेजती हूँ। अच्छा एक बार समझ लो, पहले होमवर्क समझ लो, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, एंड होमवर्क तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, इसको आप कर लेना। बट इसके अलावा हम लोगों का कल तो क्लास नहीं होता सैटरडे में, संडे वाले टेस्ट के लिए सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जितना मैंने स्लाइड्स में डाला हुआ है डेटा, ये अच्छे से एनसीईआरटी फोकस करके चलना। बायो ऑलमोस्ट आप लोगों को हो चुका है, ट्राई करना फिजिक्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, गलतियां मत करके आना। फिर आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचने वाला, बिकॉज आप लोगों के बैचेस बहुत शॉर्ट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इस क्लास का जो रहेगा हमारा रिवीजन स्ट्रेटजीज, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग प्रिपेयर होके आए। आप लोगों को क्या करना है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करके आना है। वैसे आप लोगों को थोड़ा कम टाइम मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो ट्राई करना कि पढ़ लेना थोड़ा सा। मंडे आप लोगों की छुट्टी है ना? यस। मंडे आप लोगों की छुट्टी है, तो आप लोगों की अच्छा चांस है पूरा दिन बैठ के पढ़ लेना इसको। एंड हम लोग क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड मैं एक किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली बोल सकती हूँ कि बच्चों सिकल सेल एनीमिया बताओ क्या होता है, बताओ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है। मैम फिलअप्स आप लाओगे ऐसी? फिलअप्स नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलअप्स में लेके आऊंगी पूरे जेनेटिक्स के एक साथ, ठीक है। ओके मैम। फिलअप्स पूरे जेनेटिक्स मैम जेनेटिक्स के एक एक चैप्टर उठा लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है, उसको एनसीईआरटी से मतलब एक बार भी नहीं हुआ कि एनसीईआरटी ढंग से रीड हुई है उसकी, तो एक एक चैप्टर कर लेते हैं जेनेटिक्स के। हाँ तो बाकी चैप्टर्स में यूनिट आप एक साथ ले लेना। एक एक, अच्छा ये कि मैं एक एक चैप्टर का एनसीईआरटी आपको यस मैम, फिलअप्स आप एक एक चैप्टर के कराओ, क्योंकि फिर मिक्सअप नहीं होगा। डोंट वरी, प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है ना, इसके आप लोगों को ज्यादा एनसीईआरटी में जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस वाले बहुत अच्छा है, वेस्ट नहीं करूंगी। ये कंसेप्चुअल चैप्टर है पूरा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड एक दो क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आता है ना मैं वही पार्ट आप लोगों को कराऊंगी। इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उस चैप्टर को जब मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी तो एनसीईआरटी के थ्रू ही कराऊंगी, मतलब वही फिलअप्स बना के ले आऊंगी ऑन योर डिमांड, उससे करेंगे। इवोल्यूशन चैप्टर अगेन हम लोगों को उसकी एनसीईआरटी पे जाने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट चीजें एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उन्हीं को हम याद करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, पूरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कितना भी पढ़ लेते हैं ना, मेन चीज होता है एग्जाम वाले दिन वो हमें कितना याद रह रहा है, वो मैटर करता है ना हमारे लिए। तो बहुत सॉर्टेड पढ़ के चलेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स भी ऐसे आए, ठीक है। बट रिवीजन पे ध्यान देना है, होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ वो करके आना है। तो आप लोगों के मेरी साइड से कितने चैप्टर डन हो चुके हैं? 6 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो आप लोग 6 के 6 चैप्टर अपना कॉन्टिन्यूसली रिवीजन में रखोगे। जब मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करूंगी, होमवर्क्स में मैं खुद भी आपको बोला करूंगी कि आप लोगों को ये चैप्टर करना है, तो सिर्फ एक चीज रखना है, बायो पे स्ट्रिक्टली मुझे फॉलो करना है, कि मैंने जो बोल दिया वही करना है। खुद से ये मत सोचना मैम ने तो प्रिंसिपल वाला दिया ये तो मुझे आता है, मैं कोई और सा चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना। ओके मैम, फॉलो करना है हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो फिर मैम मैम बता दो, मैंने भेज दिया।